नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ। और खास तौर पर देखेंगे कुछ आम डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज जो जुड़ी हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी लंबी अवधि की देनदारियों और ओनर्स इक्विटी से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण एरियाज हैं किसी भी बिजनेस के लिए। हमने इसके लिए कुछ जानकारी जुटाई है लेखांकन, डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां एक मार्गदर्शिका से। ये एंट्रीज आप कह सकती हैं किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी लिखती है। बिल्कुल, हर एंट्री एक कहानी का हिस्सा है। तो आज हम इस कहानी के कुछ अहम चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया। तो जब लोन लेते हैं उसकी एंट्री कैसे होती है और फिर जब चुकाते हैं तब? जरूर। देखिए, जब कंपनी लोन लेती है तो पैसा आता है, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट में तो बैंक हुआ डेबिटा क्योंकि एसेट बढ़ गया। अच्छा। और साथ ही कंपनी पर एक कर्ज चढ़ गया, एक लायबिलिटी। तो लोन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। ओके, यानी पैसा आया और कर्जा बढ़ा, सिंपल। और चुकाते वक्त इसका उल्टा, कर्ज कम हो रहा है, लायबिलिटी घट रही है, तो लोन अकाउंट डेबिट। हाँ। और पैसा बैंक से जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट। एंट्री लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये तो साफ है। बैंक बैलेंस और लायबिलिटी दोनों के बदलाव दिख रहे। लेकिन लोन के साथ इंटरेस्ट भी तो होता है, ब्याज। हाँ बिल्कुल। यहाँ मामला शायद थोड़ा पेचीदा होता होगा। जब ब्याज बनता रहता है पर पेमेंट अभी नहीं हुआ, उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट अक्रूअल। अच्छा। मतलब ब्याज जमा हो रहा है। अच्छा। तो ये कंपनी के लिए खर्चा है, भले ही अभी पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, खर्चा मान लिया। पर क्योंकि अभी भुगतान नहीं हुआ तो ये एक देनदारी बन गई। इसे कहते हैं इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री हुई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा, यानी खर्चा रिकॉर्ड हो गया, पैसा भले ही बाद में जाए। ये कैश फ्लो समझने के लिए जरूरी लगता है। बिल्कुल। और जब आखिरकार इस ब्याज का पेमेंट होता है तो ये जो देनदारी बनी थी इंटरेस्ट पेएबल, वो कम हो जाती है। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, डीआर। हाँ। और पैसा बैंक से गया तो बैंक क्रेडिट, सीआर। एंट्री इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। समझ गए। और पता है क्या खास बात है इसमें? इसी तरह का लॉजिक वो डेफर्ड टैक्स एसेट, डीटीए, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल में भी लगता है। ओ हाँ, डीटीए, डीटीएल वो थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं। हाँ, वो तब आते हैं जब अकाउंटिंग रूल्स और टैक्स रूल्स में इनकम या खर्चे को पहचानने का टाइम अलग अलग होता है। पर लॉजिक कुछ कुछ ऐसा ही है, भविष्य की देनदारी या बचत का। ठीक है, तो ये हुई लायबिलिटी और इंटरेस्ट की बात। अब चलते हैं ओनर्स इक्विटी की तरफ। जब मालिक यानी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, उसकी एंट्री। हाँ, जब ओनर पैसा लगाता है, जैसे कैपिटल इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो बिजनेस में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट दिया। ओके। और बिजनेस में ओनर का हिस्सा बढ़ जाता है, जैसे इक्विटी कहते हैं, तो इक्विटी अकाउंट क्रेडिट, सीआर। एंट्री बैंक डेबिट, इक्विटी क्रेडिट। ये तो सीधा है। कंपनी को पैसा मिला, मालिक का हिस्सा बढ़ा, और साल के आखिर में जो प्रॉफिट होता है उसका क्या? अच्छा सवाल है। साल का जो नेट प्रॉफिट होता है वो भी मालिक की इक्विटी का ही हिस्सा बनता है। उसे ट्रांसफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी वो कमाई जो बिजनेस में ही रखी गई। जी हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अच्छा, तो प्रॉफिट सीधे मालिक की जेब में नहीं जाता, पहले रिटेन्ड अर्निंग्स में जमा होता है। ये तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए अहम लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी ने ओनर के पैसे से और कितनी वैल्यू बनाई जिसे वापस बिजनेस में लगाया जा सकता है। और फिर जब कंपनी इस रिटेन्ड अर्निंग से मालिकों को कुछ देती है, जैसे डिविडेंड्स। हाँ, डिविडेंड्स। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, मतलब कंपनी वादा करती है कि वो पेमेंट करेगी, तो ये वादा रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करता है। इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डीआर, और क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ, एक लायबिलिटी बन जाती है डिविडेंड्स पेएबल, तो डिविडेंड्स पेएबल क्रेडिट, सीआर। एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड्स पेएबल क्रेडिट। यानी पहले डिक्लेरेशन की एंट्री, फिर पेमेंट की, 2 स्टेप्स। सही। और जब पेमेंट होता है तो ये लायबिलिटी डिविडेंड्स पेएबल खत्म होती है डेबिट, डीआर, और बैंक से पैसा जाता है क्रेडिट, सीआर। एंट्री डिविडेंड्स पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है। और अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो
हाँ, इसी रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल बोनस शेयर इशू करने में भी हो सकता है। बोनस शेयर्स, हाँ, मतलब मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में और शेयर्स देना। उसकी एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा। और वो शेयर बायबैक भी तो होता है। हाँ, शेयरों की पुनर्खरीद, जब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीद लेती है। इससे शेयर कैपिटल कम होता है, डेबिट, जीआर, और बैंक से पैसा जाता है, क्रेडिट, सीआर। एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये सब तरीके ओनरशिप स्ट्रक्चर और कंपनी की वैल्यू को बदलते हैं। तो कुल मिला के हमने लोन, इंटरेस्ट, कैपिटल, प्रॉफिट, डिविडेंड, इन सब से जुड़ी काफी एंट्रीज देख ली। ये सिर्फ किताबी एंट्रीज तो नहीं है ना? जैसा आपने बताया, ये जीएल अकाउंटिंग, R2R प्रोसेस, ERP सिस्टम्स, इन सब की बुनियाद हैं। बिल्कुल सही कहा। इन एंट्रीज को ठीक से समझना सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, इसके असली फायदे हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जल्दी क्लोज होते हैं। हाँ, ऑडिट के वक्त कॉन्फिडेंस रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप बेहतर फाइनेंशियल फैसले ले पाते हैं। आप असल में समझ पाते हैं कि बिजनेस में हो क्या रहा है। तो हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इंटरेस्ट की बारीकियां और ओनर्स इक्विटी से जुड़े एडजस्टमेंट्स के डेबिट क्रेडिट नियम समझे। जी, और ये सब सोचकर एक सवाल मन में आता है कि सिर्फ ये जानना कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इससे आगे बढ़कर अगर कोई इन एंट्रीज के पीछे का क्यों समझता है, तो क्या इससे उसका अपनी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का नजरिया बदल सकता है? मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं,